बच्चों, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब को आप वेपर प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं। ये सामने आपके एक चित्र है, यहाँ पे ये तालाब जैसा है और यहाँ पे ये ऊपर देखिए आपको बढ़ती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि तालाब कोई होता है तो उसका पानी धीरे धीरे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है गर्मी की वजह से भाप बन बन के उड़ा करता है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी छत पर किसी कटोरे में पानी रख दें और उसको कुछ समय के बाद देखें, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, तो कटोरे में पानी की मात्रा आपकी कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी भाप बन के उड़ जाता है। और जो पानी भाप बन के उड़ता है, जब वो ऊपर जाता है तो जब उसके अनुकूल स्थितियाँ होती हैं तो वो ठंडा होकर हमें वर्षा के रूप में फिर से प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है वाष्पन। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमने एक जो नीले कलर का है, ये हमने एक बर्तन ले रखा है और इसमें ये जो पिंक कलर का है, ये क्या है? पानी है, जल है। इसके नीचे अगर आप आग जलाएं, हीट दें, तो पानी गर्म होगा और गर्म होकर ये भाप के रूप में कहाँ पहुँचेगा? ऊपर पहुँचेगा। और ऊपर जब ये जाएगा तो इस बर्तन की दीवार से टकराएगा। अगर ये बर्तन बंद है, यहाँ पे हमने बर्तन को ऊपर से ऐसे ढक दिया है, बंद कर दिया है, तो भाप को बाहर भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो पानी भाप बन के जाएगा वो ऊपर बर्तन की सतह से टकरा जाएगा और टकराने के बाद ये क्या होगा? वाष्प बन जाएगा और फिर से ये लौट के यहीं पे पानी की सतह पर आके गिरेगा। तो जब भाप बन के ऊपर जाता है पानी, तो इसे कहा जाता है वाष्पन। और जब ये वाष्प सतह से टकराकर पानी की बूंद बनकर लौट के आता है तो इसे कहा जाता है संघनन। तो जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है तो इस स्थिति में जो वाष्प लौट के आती है वो इस पानी की सतह पर एक दाब डालती है, जिसे हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि जब भी किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वो भाप बनकर ऊपर जाता है, बर्तन की दीवार से लौटकर टकराकर पुनः वाष्प के रूप में पुनः नीचे आ जाता है। तो जब वाष्पन, ऊपर जाने का मतलब वाष्पन, और वाष्प बनकर नीचे लौटने का मतलब संघनन। तो जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है, इस स्थिति में जो वाष्प के द्वारा इस पानी की सतह पर जो दाब लगता है उसे कहा जाता है वाष्प दाब। आई होप आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अब आप पेपर में कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, वो चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी है। आप पढ़ के देख सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमने लिखा कि जब किसी द्रव को लिख दिया, जब किसी द्रव को पात्र में गर्म करते हैं, पात्र का मतलब बर्तन, तो पहले द्रव के अणु वाष्पित होकर ऊपर की ओर जाते हैं, फिर पात्र से टकराकर संघनित होकर, संघनित का मतलब वाष्प बनकर नीचे आ जाते हैं। और जब वाष्पन और संघनन की दर जो है बराबर हो जाती है तो इस स्थिति में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो शुद्ध विलायक का मतलब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, विलायक का मतलब जल, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब जो होता है वो विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है। P1 नॉट का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P1 का मतलब विलयन का वाष्प दाब।
तो P1 नॉट हमेशा P1 से बड़ा होता है। अगला पॉइंट आपसे कभी कभी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। तो ये चीज़ हमने सिर्फ समझने के लिए लिखी है, पेपर पर जो लिखेंगे उसको हम अभी आगे बताएंगे। तो हमने लिखा P अनुक्रमानुपाती X। P का मतलब होता है अवयव का आंशिक वाष्प दाब। अवयव का मतलब विलेय या विलायक, कुछ भी बोल सकते हैं। और X का मतलब मोल अंश। अगर यहाँ पे विलेय है तो X विलेय का मोल अंश होगा, अगर यहाँ पे विलायक है तो X विलायक का मोल अंश होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के जब बराबर लगाते हैं तो यहाँ पे P नॉट बढ़ जाता है, तो बन जाता है P बराबर P नॉट X। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के जब बराबर लगाते हैं तो यहाँ पे P नॉट बढ़ जाता है, तो बन जाता है P बराबर P नॉट X, जहाँ पे P नॉट का मतलब होता है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसको आप पेपर में इस तरह लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। P अनुक्रमानुपाती X या P बराबर P नॉट X। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि अगर दो द्रव हैं तो एक के मोल अंश को X1 बोला जाएगा और एक के मोल अंश को X2 बोला जाएगा, और X1 और X2 का जोड़ हमेशा 1 होता है, न 1 से कम होगा न 1 से ज़्यादा होगा। इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर विलेय और विलायक दो चीज़ें हैं तो विलेय का मोल अंश भी 1 से कम होगा और विलायक का मोल अंश भी 1 से कम होगा, तभी दोनों का जोड़ 1 आएगा। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आप जानते हो शुद्ध विलायक या शुद्ध जल का वाष्प दाब जो होता है P नॉट 1, ये विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर इसमें कोई हम अवाष्पशील पदार्थ मिला दें तो ये वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कमी का मतलब ही अवनमन, ठीक है। तो इसको हम परिभाषा में किस तरह लिखेंगे, परिभाषा में हम इसको लिखेंगे कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील को मिलाने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। जब भी पूछे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है तो आप ये बात लिख दोगे। अब देखिए, क्योंकि हमें इसका सूत्र प्राप्त करना होगा, सिर्फ इतनी परिभाषा लिखने से तो बात बनेगी नहीं, तो हम हेडिंग डालेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले लिखेंगे माना विलयन का वाष्प दाब बराबर P1, फिर लिखेंगे विलायक का वाष्प दाब बराबर P नॉट 1 और X1 मान लेंगे विलायक का मोल अंश। तो आपका समीकरण बन जाएगा P1 बराबर P नॉट 1 X1, क्योंकि राउल्ट का नियम क्या था, P बराबर P नॉट X, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लगा दिया। अब हम जानते हैं P नॉट 1 यानी जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होता है विलायक का, वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, इसीलिए हमने लिखा P नॉट 1 बड़ा है P1 से। तो वाष्प दाब में कमी जो डेल्टा P होगी, डेल्टा का मतलब कमी, तो क्या हो जाएगी P नॉट 1 माइनस P1, क्योंकि P नॉट 1 ज़्यादा है और P1 कम है, तो कमी के लिए बड़े से छोटा घटाते हैं। तो अब P नॉट 1 की जगह पे तो P नॉट 1 लिखा, माइनस की जगह पे माइनस, फिर इस P1 की जगह पर हमने लिख दिया P नॉट 1 X1, क्योंकि P1 किसके बराबर है, P नॉट 1 X1, इसीलिए P1 की जगह पे ये लिख दिया। अब P नॉट 1 यहाँ भी है, P नॉट 1 यहाँ भी है, तो P नॉट 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, माइनस ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा X1। अब 1 माइनस X1 की जगह पे क्या लिखेंगे, X2। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है। ये बात अभी हमने बताई थी कि विलेय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश का जोड़ हमेशा 1, या अगर दो विलयन है तो पहले का मोल अंश प्लस दूसरे का मोल अंश बराबर 1। तो X1 अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस X1, तो इधर बचेगा X2।
इसीलिए हम 1 माइनस x1 की जगह पर x2 जब लिखेंगे तो हो जाएगा P01 x2। इधर डेल्टा P बचेगा, डेल्टा P बराबर P01 x2। तो वही हमने लिखा डेल्टा P बराबर P01 x2। अब डेल्टा P की जगह पे हमने क्या लिख दिया, P01 माइनस P1, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डेल्टा P बराबर P01 माइनस P1 था। तो वही हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया, इधर P10 x2। P01 कहाँ गया, इसके नीचे, तो इधर क्या बचा आपका x2 बचा। तो ये x2 क्या है, मोलर्स, और x2 बराबर, तो ये आपका x2 क्या है, मोलर्स, और x2 बराबर होगा N2 बटे N1। N2 का मतलब मोलों की संख्या, N का मतलब मोलों की संख्या होता है, 1 का मतलब विलायक और 2 का मतलब विलेय। तो N2 का मतलब विलेय के मोलों की संख्या और N1 का मतलब विलायक के मोलों की संख्या। तो x2 की जगह पे लिख देंगे N2 बटे N1। तो हमारा हो गया P01 माइनस P1 बटे P01 बराबर N2 बटे N1। अब N है मोलों की संख्या और N का सूत्र होता है W बटे M। W का मतलब होता है भार, तो W का मतलब भार और M का मतलब अणुभार। तो N2 की जगह पे लिख दिया W2 बटे M2 और N1 की जगह पे लिख दिया W1 बटे M1। तो P01 माइनस P1 बटे P01 बराबर, ये M1 पलट के ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा W2 M1 और नीचे ये M2 और W1, नीचे हो जाएगा M2 W1। और ये हमारा फाइनल सूत्र हो गया, जहाँ पे M1 का मतलब होता है, 1 का मतलब विलायक, विलायक का अणुभार, M2 2 का मतलब विलेय, विलेय का अणुभार, W1 का मतलब विलायक का भार, 1 का मतलब विलायक और 2 का मतलब विलेय, और W2 का मतलब विलेय का भार। P0 का मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और P1 का मतलब विलयन का वाष्पदाब। इस सूत्र से हम अणुभार कैपिटल M मीन्स M1 की गणना कर लेते हैं, या P0 भी निकाल लेते हैं या P1 भी निकाल लेते हैं। इसका जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो आप उसमें इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल इसका एक बताएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें। डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल इस कोचिंग पर विजिट करें।